हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो है किरचॉफ का नियम। तो भैया किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। किरचॉफ का जो नियम है ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था ये हम समझेंगे। और किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक है प्रथम नियम और द्वितीय नियम। वो क्या होते हैं, जिसे हम संधि का नियम, लूप का नियम, धारा के नियम, वोल्टा का नियम, बहुत से नियमों के इसको नाम से जाना जाता है। उसको सभी को हम समझेंगे और मैं आशा करता हूँ कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे ना वो आपको याद ही हो जाएगा। देखिए कैसे। तो चलिए अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि किरचॉफ का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रखेंगे किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो क्या दिया था, बंद जाल के मतलब परिपथों के नियम दिया था। मतलब ये कह सकते हैं हम कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, विद्युत परिपथों के जाल बनाने के लिए नियम दिया था। क्या दिया था, दो नियम दिया था। ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा है, क्या लिखा है भैया, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल बनाने के लिए नियम दिया था। देखिए यहां पे दिया गया है, क्या लिखा गया है, विद्युत परिपथों के जाल बनाने के लिए कितने नियम दिए भैया, दो नियम दिए थे। भैया इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि भैया यही सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर में पूछा जाएगा भैया, 5 नंबर 6 नंबर में, कभी कभी 7-7 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, किरचॉफ एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बंद जाल मतलब विद्युत परिपथों के जाल बनाने के लिए नियम दिया था। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि प्रथम नियम। ठीक है, अब आता है इनका प्रथम नियम, जिसे हम देखिए, अब इसी को प्रथम नियम को हम कितने नामों से जानते हैं। पहला होता है धारा नियम, या इसे ही हम संधि के नियम से भी जानते हैं, संधि का नियम। प्रथम नियम को हम दो और नामों से जानते हैं, जो है धारा नियम या संधि का नियम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि भैया संधि का नियम या धारा नियम या प्रथम नियम किरचॉफ का ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसको हम फिगर से समझाएंगे और इसको जो फिगर यदि आप समझ लिए तो ये इसको याद करना बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से फिगर बनाऊँ तो संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जहाँ 2-3 रास्ते एक जगह जुड़ते हैं। संधि मतलब क्या, जंक्शन में क्या होता है कि 2 या 3 रास्ते या बहुत सारे रास्ते क्या करते हैं, एक पॉइंट्स पर एक ही बिंदु पर जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसे मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, इससे क्या हो रही हैं, बहुत सारे क्या हो रही हैं, विद्युत धाराएं। ये क्या है, सभी विद्युत धाराएं हैं, ये आपस में एक बिंदु पर जुड़ रही हैं। ये कोई संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे संधि हुआ ना, इस बिंदु पर जब बहुत सारे रास्ते जुड़ गए तो इसे हम संधि कहेंगे। ठीक है, तो संधि की ओर बहुत सारे क्या हैं, ये जो विद्युत धाराएं हैं, समझिएगा। तो ये विद्युत धाराएं, बहुत सारी विद्युत धाराएं आ रही हैं और बहुत सारी विद्युत धाराएं क्या हो रही हैं, जा भी रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी विद्युत धाराएं ये सभी आ रही हैं। ठीक है, ये आ रही हैं, परंतु ये जा रही हैं, ये भी जा रही हैं। और ये क्या है, ये मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये है संधि। और ये सभी क्या है, ये विद्युत धाराएं हैं, विद्युत धारा है। तो हम यहाँ से ही डेफिनेशन क्या कहेंगे उसको समझिएगा। यदि हम विद्युत धाराओं का नाम लिख दें तो ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4 और ये है I5। ठीक है, तो हम यहीं पे क्या कहेंगे, हम यही कह सकते हैं कि किसी संधि, समझिएगा, किसी संधि से आने वाली, देखिए यहाँ से किसी संधि से आने वाली तथा जाने वाली विद्युत धाराओं
का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? देखिए कुछ विद्युत धाराएं हैं वो आ रही हैं संधि की ओर और कुछ विद्युत धाराएं संधि से जा भी रही हैं। तो हमने यही ना कहा कि किसी संधि से आने और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही है प्रथम नियम या धारा नियम या संधि का नियम। तो समझिए, याद नहीं करना है भैया, आपको समझना है। यदि आप समझ लिए ना तो आपको बोलते समय ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से आपको क्या कहेंगे, किसी संधि से आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको नियम को लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, आप इतनी बात लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियमों के अनुसार किसी संधि से आने तथा जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भैया, शून्य होता है। समझ में आया ना क्या कहा जा रहा है? मतलब विद्युत धाराओं का संधि से आने और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इसका यदि हम इस प्रकार से लिखें तो यही कहते हैं, ये कहा जाता है कि विद्युत धाराओं मतलब संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यदि हम इसका गणितीय रूप लिखें तो गणितीय रूप लिखने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा चिन्ह परिपाटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है इसको भी मैं बता दूं तो भैया एक ऐसा नियम जिसे हमें मानना व्यवस्था होती है। मतलब हमें उसको ये नहीं कहना है कि भैया इसको क्यों ऐसा कहा गया, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। जो कहा गया उसको हमें स्वयं वैसा ही मानना है, उसे ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में इसमें बताया गया कि जो विद्युत धाराएं ये सभी विद्युत धाराएं हैं, तो जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसे हम क्या लेते हैं, धनात्मक, और जो संधि से दूर जा रही हैं, ठीक है, संधि से जा रही हैं उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इनका दो नियम था। सबसे पहला नियम क्या है कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है। और दूसरा इनका रूल था क्या कि संधि से जाने वाली विद्युत धारा क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या, सबसे पहले जो आने वाली हैं, ठीक है, वो धनात्मक, और जो जाने वाली हैं वो क्या भैया, ऋणात्मक होती हैं, जाने वाली ऋणात्मक। तो अब यहाँ से है, यदि हम इसका गणितीय रूप लिखें तो ध्यान दीजिएगा, ये यदि I1 से शुरू करें तो ये देखिए आ रही है, तो I1 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आगे हम प्लस नहीं लिखेंगे। उसके बाद I2 भी क्या हो रही है, संधि की ओर जा रही है, तो इसके ये भी क्या है, ये धनात्मक हो जाएगा। तीसरा देखें I3, तो ये जा रही हैं, मतलब इससे निकल रही हैं, निकलने के लिए हम माइनस लिखेंगे, तो I3 लिख दिए। ये देख रहे हैं संधि की ओर जा रही है, तो इसके आगे हम प्लस देंगे, ठीक है। और ये देख रहे हैं निकल रही है, मतलब ये I5 है, ये माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया है, ठीक है, इसके आगे। तो ये हमने सभी लिखा, और हम जानते हैं कि विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसलिए हमने शून्य लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो जो भी प्लस है, ये प्लस है तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, ये भी प्लस है इसको भी यहीं पे, ये माइनस है इसको, और ये माइनस है इसको हम इधर भेजते हैं, ठीक है। ये I4 है, ये भी हम यहीं पे लिख दिए। अब इन दोनों जो माइनस हैं इसको यदि हम इक्वल को उधर भेजते हैं तो ये I3 प्लस I5 हो जाएंगे। अब ये हमें जो मिला, समझिएगा, ये जो हमें मिला ना,
इसको भी हम शब्दों में क्या कह सकते हैं, अब दूसरा इसी नियम को हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, ठीक है, कहेंगे ये कि किसी संधि, ये जो धनात्मक हैं वो क्या हो रही है, आ रही है, और जो क्या है इधर वाले हैं वो भी क्या हैं, जाने वाले हैं, परंतु ये अब दोनों धनात्मक हो गए हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं किसी संधि से आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग उससे निकलने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब आने वाली विद्युत धाराएं हैं, ये जाने वाली विद्युत धाराएं हैं, तो हम यही नहीं कहेंगे किसी संधि से आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग उससे जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आप तो ये कहिए, ये कह सकते हैं कि किसी संधि से आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी संधि से आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग उससे जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोनों में से कोई भी कह देंगे, अच्छा है। तो जो ये सफ में जितने यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए गए हैं ये सभी आप सफ करना है, ठीक है। यदि आप इतना लिख के आते हैं ना तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, परंतु हाँ द्वितीय नियम भी देख लीजिए, वो उसको लिखना है, मतलब द्वितीय नियम भी लिखेंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि इतना ही लिख देंगे तो आपको उतना फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। द्वितीय नियम भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं भैया हम अपने द्वितीय नियम पे। तो द्वितीय नियम भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम द्वितीय नियम पे, किरचॉफ के द्वितीय नियम। जिसे हम क्या कहते हैं, बंद जाल का नियम के नाम से जानते हैं, बंद जाल, या दूसरा इसे हम लूप के नियम के नाम से जानते हैं, लूप नियम, या तीसरा इसे हम वोल्टता नियम के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको कितने नामों से जाना जाता है, आप ध्यान दीजिए, ये सभी नामों से जाना जा रहा है, या तो द्वितीय नियम कहिए किरचॉफ का, या इसे बंद जाल कहिए, या इसे लूप नियम कहिए, या इसे वोल्टता का नियम कहिए, ये वोल्ट नियम, ये सभी क्या है भैया, किरचॉफ के द्वितीय नियम है। तो इन सभी नामों को दे सकता है क्वेश्चन में, तो आपको मतलब घबराना नहीं है, आपको समझ जाना है कि भैया किरचॉफ का द्वितीय नियम में पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये द्वितीय नियम है क्या, तो इसके लिए हम एक परिपथ बनाते हैं, और उस परिपथ को यदि आप समझ लिए तो आपको ये भी नियम रटना नहीं भैया, याद ही हो जाएगा। तो वो परिपथ कौन सा है उसको मैं बता रहा हूँ। तो वो परिपथ है, मान लेते हैं ये कोई प्रतिरोध है, समझिएगा, और इस प्रतिरोध में हमने एक सेल लगा दिया, ये हम दूसरा प्रतिरोध ले रहे हैं, और इसमें भी हमने क्या लगाया, सेल लगा दिया, ये हमने तीसरा प्रतिरोध लिया और इसमें हमने सेल नहीं लगाया, और इन तीनों को हमने एक क्या कर दिया, इन तीनों को जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने तीन प्रतिरोध लिए हैं, वो कौन कौन से हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ये हमने तीनों प्रतिरोध लिए हैं। अब यहाँ पे दो सेल लिए हैं, एक है सेल मतलब क्या, विद्युत वाहक बल, ये सेलों का विद्युत वाहक बल है E1 और ये सेलों का विद्युत वाहक बल है E2 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि हम इनको मान लेते, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है, समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यदि ये सेल है तो सेल से क्या होते हैं भैया, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो यदि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये कौन सा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा, यहाँ से I1 विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और ये भी दूसरा सेल है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये I2 विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। अब ये इधर से आ रहे हैं, ये इधर से, अब दोनों आएंगे यहाँ से और इसमें प्रवाहित होंगे, तो कौन सा प्रवाहित होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों धारा आ रही है, इससे दोनों से आएंगे, इसमें जाएंगे तो I1 प्लस I2 धारा इसमें से प्रवाहित होंगे। अब याद रखेंगे इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को अगर हम शब्दों में अगर हम एक परिपथ लेते हैं, इसमें हम एक बंद जाल लेते हैं। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, बंद जाल। बंद जाल का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही मान लेते हैं, ये क्या है, जो आप नेट देखे हैं, नेट मतलब जो अगर आप फुटबॉल खेलते होंगे तो उसमें नेट पीछे जाल लगाया जाता है, तो यही है बंद जाल, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है, बंद हो,
ठीक है, तो ये बंद जाल है। इसी प्रकार बंद जाल का मतलब इसमें यदि हम बंद जाल कहें तो बंद जाल क्या होगा, ए बी सी डी ए, ये चारों अगर हम मिल लें ए बी सी डी ए तब बंद जाल होगा। तो बंद जाल के लिए ये लागू होता है। ठीक है, अब बंद जाल का नियम इसीलिए हम कहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि बंद जाल ए बी सी डी ए बी सी डी ए में। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, तो I1 ना प्रवाहित हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1 और इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, R2 है, क्योंकि I2 के धारा, I2 जो धारा है इसके संगत प्रतिरोध R2 है और ये I1 है, इसके संगत प्रतिरोध R1 है। तो I1 का संगत प्रतिरोध है R1, तो R1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और I2 है, इसका संगत प्रतिरोध है क्या, R2 है, तो हमने R2 लिख दिया। उसके बाद इसमें जो क्या है सेल है वो E1 है और इसमें क्या है सेल वो E2 है, इसको हमने E2 लिख दिया। दोनों के बीच में क्या देखा है, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, और यही जो है ना, यही है आपका विद्युत, मतलब यही है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी जो ये लिखा गया है इसी को हम शब्द में बोलेंगे, यही द्वितीय नियम हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम यही कहेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार, हम क्या कहेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी बंद जाल में, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ के बंद जाल में, ये परिपथ ही है ना, ये क्या है, परिपथ है, तो हम कहेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ के बंद जाल में उपस्थित, मतलब बंद जाल में प्रवाहित धारा, समझेगा, बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल को, इनके बीच क्या है, गुणा है ना, इनके बीच भी गुणा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच गुणा है, तो हम यही कह रहे हैं किसी, मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, देखिए इसके I1 के संगत प्रतिरोध है R1, I2 का संगत प्रतिरोध है R2। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय माइनस है परंतु हम कह रहे हैं बीजगणितीय योग कह रहे हैं, अब माइनस लिखा गया है। ये अभी हमको आपको जब चिन्ह प्रॉपर्टी समझाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा, परंतु आपको पहले याद रखना है। तो हमने क्या कहा, किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है भैया, बराबर होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? देखिए रटना नहीं है ना, रटेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगा। आपको समझना है कि कौन कौन सा पॉइंट्स बोला जा रहा है, कब कब बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। देखिए कभी भी मैं डेफिनेशन जो होता है या रूल होता है या सिद्धांत होता है या डेरिवेशन होता है, मैं कभी भी रटने को नहीं, मैं समझने को कहता हूँ। भैया उसको समझिए, यदि आप समझेंगे नहीं तो रट कर क्या फ़ायदा। तो आपको समझना है और समझ कर इसको याद करना है, क्योंकि याद आप भी करेंगे आप भी भूल जाएंगे, परंतु यदि समझ कर याद करेंगे ना तो आपको लगभग टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, एक बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, उसे लिखिए, क्योंकि अपना नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आप क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित या उपस्थित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन, इसको जो नियम है इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ, मतलब परिपथ के, आप ये लिख लेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी परिपथ के बंद जाल में उपस्थित या प्रवाहित धारा, ऐसे लिखते हैं, प्रवाहित लिखते हैं अच्छा रहेगा, प्रवाहित धारा
तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, जो नियम है उसे हमने लिख दिया है। ठीक है, जो लॉ है उसे लिख दिया है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद करना है कि किसी परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यदि हम चिन्ह परिपाटी पे बात करें तो चिन्ह परिपाटी हमने बताया ही था कि चिन्ह परिपाटी जिसे हम मान लेते हैं, ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठाते कि भैया ऐसा क्यों माना गया, ठीक है, उसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी भी आपको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तभी तो ये पता चलेगा कि इसको हमने कैसे प्रूफ किया। अब ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी में बताया गया कि मान लेते हैं ऐसे मान लिए कि हमने क्या किया, जिस रास्ते मतलब इस प्रकार हमने ऐसे चला, तो यदि आप चलते हैं, जिस दिशा में आप चलते हैं और उसके विपरीत यदि धारा प्रवाहित होती है, देख रहे हैं धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो यदि हम जिस दिशा में चल रहे हैं और धारा इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है जस्ट इसके अपोजिट, तो उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, मतलब जिस दिशा में यदि धारा के विपरीत यदि आप चलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत, धारा इस दिशा में चल रही है, आप इस दिशा में, मतलब हम इस दिशा में चल रहे हैं और धारा इस दिशा में आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और यदि धारा इस दिशा में चल रही है और हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं तो वहाँ पर धनात्मक लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि धारा के विपरीत चलने पर उसे हम ऋणात्मक लेते हैं तथा धारा की दिशा में चलने पर उसे हम धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो प्रथम नियम आप समझ गए होंगे क्या कहा जाता है, मतलब इसका चिन्ह परिपाटी, यदि धारा के दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, धारा की दिशा में चलने पर क्या होता है, धनात्मक होता है, और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि धारा के मार्ग पे धारा के विपरीत मार्ग में चलने पर ऋणात्मक लेते हैं तथा उसके दिशा में चलने पर क्या लेते हैं भैया, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा आपको इसमें, ये तो प्रथम था चिन्ह परिपाटी में, दूसरा नियम ये है कि यदि विद्युत वाहक बल है नहीं है, तो यदि विद्युत वाहक बल में हम ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, मतलब जो हम जानते हैं कि जो बड़ा वाला डंडी होता है एक छोटा, ठीक है, यही बैटरी होता है, तो जो बड़ा वाला डंडी होता है वो धनात्मक होता है और जो छोटा वाला होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यदि हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, यदि हम सेलों में धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाते हैं तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, और यदि हम धनात्मक से मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आ रहे हैं तो उसे हम धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जाहिर सी बात है कि यदि आप गरीब हैं और गरीब से अमीर बने तो भैया अमीर कहलाएंगे, और यदि आप अमीर से गरीब हो गए तो गरीब कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि धनात्मक से आप ऋणात्मक की ओर गए तो भैया आप ऋणात्मक लिखेंगे, और यदि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आए तो भैया धनात्मक लिखेंगे। तो हम यही लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि सेलों में धनात्मक से
ऋणात्मक की ओर जाने पर क्या लेते हैं भैया, ऋणात्मक लेते हैं, तथा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाने पर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाने पर क्या लेते हैं भैया, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों बता दिया है। सबसे पहला कि यदि धारा के मार्ग के विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, परिपथ के इस रूट में हम चल रहे हैं और धारा इस दिशा में बह रही है, तो वहाँ पे हम ऋणात्मक लेंगे। और यदि धारा भी इसी दिशा में चल रही है और इसी दिशा में हम भी चल रहे हैं, तो भैया वहाँ पे क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। दूसरा हमने बताया कि यदि सेल में माइनस से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं तो आप ऋणात्मक लिखेंगे, यदि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये हमने ऐसे ही लिखा है। क्या लिखा था भैया, हम लिखा था I1R1 माइनस I2, यही नहीं लिखा था, I2R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, यही नहीं हमने लिखा है भैया, हाँ यही लिखा है। अब देखते हैं भैया ये चिन्ह परिपाटी प्रूफ है कि नहीं। तो यदि हम मान लेते हैं इस परिपथ में इस दिशा में हम चलते हैं, तो हम तो इस दिशा में चल रहे हैं, अब विपरीत दिशा में धारा है, तो इसका मतलब क्या है, I2 जो है उसको हम माइनस लेंगे। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में तो I2 के आगे हमने माइनस लगाया है तो प्रतिरोध भी माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हमने माइनस लगाया है। अब इस दिशा में ऐसे चलते हुए गए और जब हम यहाँ पे हैं तो अब हम इस दिशा में इस ओर चल रहे हैं और धारा भी देख रहे हैं इसी दिशा में चल रही है, इसका मतलब I1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है, तो इसलिए प्लस हमने लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम सेल पे बात करें तो यदि हम इस दिशा में ऐसे चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाते हैं तो माइनस लेते हैं, तो इसलिए I2 जो E2 है वहाँ पे हमने माइनस लिया है। और ठीक है, इधर से फिर से जाएंगे तो माइनस से धनात्मक की ओर मतलब प्लस की ओर जा रहे हैं, तो इसको प्लस लेंगे, E1 को तो हमने प्लस लिया है। ठीक है, तो ये आपका इसीलिए हमने इस प्रकार लिखा था, भले ही बीजगणितीय योग का है परंतु माइनस यहाँ पे होगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी से। अब आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे ना, तो आपको ध्यान से समझ रहे होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे भैया आपने तो इस दिशा में चला दिया और आप कह दिए कि भैया यहाँ पे माइनस होगा, यदि वो कोई व्यक्ति अगर इस दिशा में इस रूट में चलना चाहे तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा, तब तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे सोच सकते हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटका दे रहा हूँ और आपको समझाने के लिए मैं वो बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या मान लेते हैं, यदि हम इस दिशा में चलते हैं, यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, इस दिशा में चल रहे हैं, ये इस दिशा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब I1R1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इसके आगे हम लगाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहे हैं। अब इस तरह से हम आते हैं तो देख रहे हैं कि I2 भी इधर बह रहा है, हम भी इधर भी बह रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो I2R2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम सेल पे बात करें तो भैया सेल के इधर हम चल रहे हैं तो देख रहे हैं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, तो इसके मतलब I1 जो E1 होगा उसे भी माइनस लेंगे और फिर से इधर उस तरफ से आएंगे और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, तो ये हमने प्लस ले लिया। ठीक है, तो बात तो यही है ना, बात जो इतना हमने लिखा है वही तो यहाँ पर भी है ना। ठीक है, आप सोचेंगे भैया कैसे वही है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसमें ये जो मान है इसमें और ये जो इतना मान है इसमें माइनस दोनों बगल कॉमन कर लें, तो इधर अगर हम कॉमन करते हैं, ठीक है, ऊपर जगह है क्या, चलिए मैं यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे नहीं दिखाई देगा। यदि हम इसमें माइनस कॉमन करते हैं तो समझिएगा, यदि हम माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बचा भैया, I1R1। ठीक है, इधर माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, तो I2R2 हो जाएगा। इधर भी अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E1, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब दोनों अगर माइनस है गुणा में तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब I1R1 माइनस I2R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये जो बात है यही तो हमने यहाँ पे लिखा है ना, देख लीजिए भैया, I1R1 है तो I1R1 है, माइनस I2R2 तो I2R2, ऐसे ही तो सेम टू सेम है ना।
तो भैया चिन्ह परिपाटी है ना, वो बहुत ही सोच समझ के बताया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो आप किसी भी रास्ते में दौड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप दूसरा बंद जाल ले सकते हैं। दूसरा बंद जाल क्या लेंगे, DCFE ऐसे लिख सकते हैं, या CDEF लेकर और उसके बाद आप प्रवाहित कर सकते हैं धारा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, I2R2, मतलब आप लिख सकते हैं, या इतना तक आप अगर लिख दिए हैं तो भैया मतलब अगर आपको 7 नंबर का है ना, तो 7 में 7 नंबर आपको मिलना ही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपके लिए इतना मेहनत किया गया है, ठीक है। तो आप भी सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्य कीजिए, सबसे पहले तो आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपसे मतलब आपके क्लास में पढ़ते हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो उनसे स्वयं आप जाकर बताइएगा, ठीक है, जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा कि हम इस जो चैनल है इससे पढ़ते हैं, आप भी जाकर इससे पढ़िए, इनसे पढ़िए, ठीक है। इस चैनल पर पढ़ाई कीजिए, आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पे वीडियो मिलता है। और यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं आपको विद्युत धारा समझ में नहीं आ रहा है कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए विद्युत धारा ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक इस तरह नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है, जिस तरह नहीं मिलेगा तो आपको इस नंबर पे हमें क्या कर देना है, मैसेज कर देना है, या जिस क्लास का भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, और आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।